एपिसोड 17 एन अनइनवाइटेड गेस्ट। प्रोफेसर वेदांश राठौड़ की सहायक। बेला का दिल डूब गया। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने अगली सुबह प्रोफेसर वेदांश राठौड़ के साथ एक इंटरव्यू सुनिश्चित किया था। क्या कुछ गलत हो गया था इतनी जल्दी? क्या आपके पास समय है? चलो एक ड्रिंक लेते हैं, श्री ने कोमल स्वर में कहा। उसने बेला के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गर्म थीं और उसने बेला को सच्ची दिलचस्पी से देखा। उसने मुड़कर कार का दरवाजा बेला को अंदर आने के निमंत्रण के रूप में खोला। श्री को देखते ही बेला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे सुबह इस महिला को देखकर याद आया। जब बेला ने वेदांश राठौड़ को कॉल किया था तो यह महिला वेदांश राठौड़ के बगल वाले कमरे से निकली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक देते और प्रवेश करते हुए देखा था। रेयांश ने उसे बताया था कि वेदांश राठौड़ के पास एक शिक्षण सहायक है। क्या वह इस महिला का जिक्र कर रहा था? आखिर वह उससे क्या चाहती थी? बेला की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी अगली सुबह 8 बजे का इंटरव्यू था। आखिरी चीज जो वह चाहती थी वह ये थी कि इंटरव्यू के इतने करीब आने पर उसका मूड प्रभावित न हो। बेला ने विनम्रता से उसके निमंत्रण को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया, असिस्टेंट श्री, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया अभी कहें। मेरा कल एक इंटरव्यू है और मैं आज शाम होने से पहले अपने नोट्स पढ़ना चाहूंगा। वास्तव में बेला जैसा एक टॉप स्टूडेंट किसी भी इंटरव्यू के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार था। केवल एक वीक स्टूडेंट को ही अगली सुबह इंटरव्यू होने पर फिर से अपने नोट्स पर ध्यान देना होगा। श्री ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका कल के आपके इंटरव्यू से लेना देना है। रियली? तो प्रोफेसर उन्होंने तुम्हें भेजा है? बेला ने अपना फोन निकाला और वेदांश का नंबर देखा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उनसे पूछ लूंगा। श्री ने झट से उसे रोका। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माय डियर गर्ल, तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रही हो? मैं यहाँ आपको सलाह देने के लिए हूँ। क्या तुमने सोचा कि मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने आया हूँ? बेला की उंगली चुपके से उसके फोन पर सरक गई। वह एक कोमल दिव्य मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अरे नहीं, कृपया ऐसा मत कहो असिस्टेंट श्री, हम बमुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। जब मैं प्रैक्टिकली आपके लिए एक अजनबी हूँ तो आप मुझे नुकसान क्यों पहुँचाना चाहेंगे? यह इतना पागलपन भरा विचार है और मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। फिर भी आपने मेरे साथ ड्रिंक करने से इनकार कर दिया और प्रोफेसर वेदांश से जांच करने में देर नहीं की। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कोई भी इसे देख सकता है। बेला की ओर देखते हुए श्री ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बेला को अभी जिस आखिरी चीज की उम्मीद थी वह थी कि कोई उसकी उम्मीद की छोटी सी झिलमिलाहट को बुझा ना दे। उसके चेहरे पर बादल छा गए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। यदि मैं किसी दीवार से टकरा जाता हूँ तो मैं उसे तब तक पीटता रहूंगा जब तक कि हम में से कोई हार ना मान ले। लेकिन जिस क्षण मेरी नज़र तुम पर पड़ी उसी क्षण से मुझे तुम्हारे बारे में अच्छा एहसास हुआ। मुझे आपका चरित्र और आपकी स्पिरिट पसंद है और मैं नहीं चाहता कि आपको ठेस पहुंचे। श्री की आवाज़ सहानुभूति से भरी थी। बेला, क्या मैं तुम्हें बेला कह सकता हूँ? बेला ने कंधा उचकाया। यदि आप चाहते हैं। बेला, तुम टैलेंटेड हो असाधारण रूप से। मुझे बस इतना पता है कि एक दिन आप दुनिया की सबसे अच्छी महिला वकील बनेंगी। आपका भविष्य उज्ज्वल है। आप बहुत से बड़े काम करोगे। धन्यवाद, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बेला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हालांकि गहराई में वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि श्री का खेल क्या है। आप विनम्र नहीं हो, आप नहीं समझते, श्री ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आपने प्रोफेसर वेदांश को नाराज कर दिया है। मैं कई वर्षों से उनके साथ हूँ और मैंने कभी किसी को इस तरह उनके खिलाफ जाते नहीं देखा। आप पहले हैं, मैं यहाँ केवल आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूँ। जब कोई आपके बारे में गलत धारणा बनाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं, आप कभी भी उनका मन नहीं बदल पाएंगे। वह आपको अपने अधीन अध्ययन करने का अवसर दे सकता है लेकिन आपके लिए कोई भविष्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अन्य रास्ते भी हैं, तो फिर उस रास्ते पर जाने की जिद क्यों जारी रखी जाए जिसकी शुरुआत पहले ही खराब हो चुकी है। आप इस समय अपने आप को एक चट्टान से नीचे गिरा रहे हैं। इस पर बेला की भौहें चढ़ गईं। उसने श्री की सराहना नहीं की। उसने अपना फोन अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। उनका रुख आश्वस्त और जिद्दी था। असिस्टेंट श्री, क्या आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर वह एक हिपोक्रेट है या कि वह झूठा है? आखिर ऐसा क्या है जो आपको ऐसा कहने पर मजबूर करता है? श्री को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। प्रोफेसर वह एक महान ईमानदार जेंटलमैन है। आप ऐसा क्यों पूछते हैं कि क्या वह हिपोक्रेट है? बेला ने उत्तर दिया, यदि वह नेक और ईमानदार है और पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे पास ये बताने क्यों आए कि आपके पास क्या है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि प्रोफेसर का छात्र बन जाओगी तो आपको लगता है कि वह आपको छोड़ देगी। आपने उनके पैर की उंगलियों पर कदम रखा है, उन्हें गुस्सा दिलाया। आपका कोई भविष्य नहीं है यदि आप उसके अधीन अध्ययन करते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है तो आगे बढ़ें, ग्रेड स्कूल में अपने सीनियर से पूछें, देखिए कि उनमें से कितने लोग अपने गुरुओं को नाराज करके उनसे आगे निकल सके हैं। बेला ने एक छोटी सी हंसी दी और कहा, आप गोल गोल घूम रहे हैं
लेकिन मूल रूप से आप जो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं वह ये है कि प्रोफेसर वह एक धूर्त, मतलबी, आत्ममुग्ध व्यक्ति है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं आपका इतना ध्यान आकर्षित कर सका। आप मेरे भविष्य के लिए अपने मालिक को गाली देने और बदनाम करने के लिए इतनी दूर तक क्यों आएंगे? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? श्री ने उसे घूर कर देखा। उसका हाथ उसके फोन तक पहुंच रहा था। उसके चेहरे पर दिल दहला देने वाली परेशानी के भाव थे। बेला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आपने मुझे आप पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं दिया। आप प्रोफेसर को उससे कहीं अधिक समय से जानते हैं जितना आप मुझे जानते हैं, और आप शायद किसी और की तुलना में उनके करीब हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आपको उनकी पब्लिक इमेज की कोई परवाह नहीं है। इसके बजाय आप ये कहते हैं कि वह एक बदमाश है और भ्रष्ट है। आप मुझे बमुश्किल जानते हैं, लेकिन आप मेरे भविष्य को लेकर व्यथित और चिंतित दिख रहे हैं। असिस्टेंट श्री, कृपया मेरी सभ्यता की कमी को क्षमा करें, लेकिन मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इन दैट केस आई हैव नथिंग मोर टू से। मैं किसी को इतनी काबिलियत के साथ अपनी भविष्य को बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहता था। श्री अपनी कार में लौट आई। यदि आप मेरे साथ ड्रिंक नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो कहना था। इतना कहकर उसने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से चल दी। बेला ने कार के पीछे देखा और कहा, क्या पागलपन है। ऊपर अपने कमरे में वापस जाने से पहले वह कुछ देर तक बाहर खड़ी रही। उसके 3 रूममेट बाहर थे और बेला को पता था कि वे केवल देर रात को लौटेंगे। डॉम की लाइट बंद होने से कुछ मिनट पहले नैना को राजधानी में स्थित स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में भर्ती कराया गया था। वो वहां उच्च वर्ग के लोगों के साथ नेटवर्किंग में व्यस्त हो गई थी। अंजलि शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म में शामिल हो गई थी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। प्रिया भी राजधानी जा रही थी। वो अपने फैमिली बिजनेस के लीगल डिपार्टमेंट में काम करेगी। ग्रेजुएशन का दिन करीब आ रहा था। हर कोई ग्रेजुएशन के बाद का रास्ता तैयार करने में लगा हुआ था। चारों रूममेट्स के पास स्नान करने और बिस्तर की तैयारी करने से पहले दोस्ताना बातचीत के कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने का ही समय था। बेला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फोन से खेल रहा था। उस रात श्री की अचानक यात्रा के लिए वह काफी कारण सोचा था, लेकिन उनमें से कोई भी समझ में नहीं आया। सौभाग्य से वह तैयार थी। उसने चुपके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और उसे अपने फोन में सेव कर लिया था। बस सुरक्षित रहने के लिए उसने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी अपने मालवांत एरिया के अपार्टमेंट के कंप्यूटर में अपलोड भी कर दी थी। कहीं और बेला की जांच की वस्तु श्री उसके कमरे में बैठी थी। वो भी अपने फोन पर थी और बेला के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रही थी। बेला अकेले नहीं थे जिन्होंने आज उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा था। रिकॉर्डिंग श्री के लैपटॉप के स्पीकर पर चलने लगी। श्री सोफे पर बैठ गई और बातचीत को ध्यान से सुनने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक हल्की सी आह भरी। सब कुछ अगली सुबह पर निर्भर था। असिस्टेंट श्री की बातों को दिल पर न लेने की चेतावनी देने के बावजूद बेला का मूड अनिवार्य रूप से प्रभावित हुआ। वो करवटें बदलती रही और बिस्तर पर करवट लेती रही, सो नहीं पाई। वो इंटरव्यू के फिर से छूटने से भी डरती थी और कई बार अपने फोन पर अलार्म चेक करती थी। इसे सेट करना भूल जाने का डर था। अगर वह फिर से लेट होती तो वास्तव में उसके लिए और कोई मौका नहीं होता। बाद में बेला ने नींद आने के लिए काउंट करना शुरू किया और कुछ 100 गिने जाने के बाद सो गया। वह अचानक सपना देख रही थी। ये पिछले आकाश जैसा ही नीला आकाश और मुलायम सफेद बादल थे। सूरज चमक रहा था और हवा में हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक लाल रंग में MH210 चमकीला एक हवाई जहाज आसमान से गिर गया। अगले ही पल वह एक बार फिर जलती हुई कार के अंदर थी। वह पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे की खिड़की किसी चीज से टूट गई थी, जिससे एक बड़ा छेद हो गया था और हर जगह काले कांच के टुकड़े थे। बड़े छेद के माध्यम से उसने एक बड़ी आग जलती हुई और घने धुएं के साथ मिश्रित होते देखी। बैकग्राउंड धुंधली है। उसने हल्के से देखा कि एक आदमी उसके लिए चिल्ला रहा था और करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर कई लोगों ने उसे रोक लिया। जैसे ही उसने ये समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन अचानक घने धुएं के बादल ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने दोबारा देखने के लिए तेजी से पलकें झपकाईं, लेकिन पीछे की खिड़की पर आग बढ़ चुकी थी। आग की लपटें करीब आ गईं। घने धुएं ने लगभग उसका दम घोंट दिया और कार के पीछे क्या हो रहा था, इसका दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उसने फिर से अपना सिर घुमाया और जल्द ही उसे अध्यांश का चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि वह दरवाजा खोलकर उसे बचाने के लिए अंदर आया था। उसकी त्वचा पर आग की लपटों की दर्दनाक गर्मी ने अचानक उसे जगा दिया और वह सीधे बैठ गई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि अभी सुबह के 3 ही बजे हैं। डॉम में घना अंधेरा था और वह अपने रूममेट्स की शांत सांसों से खुद को शांत कर रही थी। वह खिड़की के पास में सोई थी। डॉर्मेट्री के बगल में लगे स्ट्रीट लैंप से रोशन पर्दों के माध्यम से पीली रोशनी की एक किरण झांक रही थी। रात ठंडी महसूस हुई। उसने सपने के बारे में सोचा और अपनी कनपटी रगड़ी। मैंने इस बार थोड़ा और देखा। इस बार एक और आदमी था जो उसके करीब लग रहा था। दुर्भाग्य से ये बहुत धुंधला था और वह उसके चेहरे की स्पष्ट झलक पाने में कामयाब नहीं हुई थी।
क्या यह आकृति उसके पिता का हो सकता था? जब वह चिल्लाया और उसके पास जाने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। आह, मुझे कब याद आएगा कि कार दुर्घटना से पहले क्या हुआ था। पापा, माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपकी सचमुच याद आती है। बेला कुछ आंसू रोने से खुद को नहीं रोक सकी। सपने की जबरदस्त भावना ने उसके दिल को गहरी उदासी और अफसोस से आहत कर दिया। अपने माता पिता के बारे में सोचने से धीरे धीरे उसकी चिंता शांत हो गई। चाहे वे कहीं भी हों, वे उससे बहुत प्यार करते होंगे। जब वह धीरे धीरे फिर से सोने के लिए लेटी तो उसके होंठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। जब वह अगली बार जागी तो उसके तकिए के पास फोन का अलार्म बज रहा था। जैसे ही बजी, उसने तुरंत उसे बंद कर दिया और जल्दी से उठ गई। सुबह के 7 बजे थे और कमरे में बाकी 3 लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। किसी ने उसका अलार्म नहीं सुना। बेला ने अपना ड्रेस सूट पहना और बाथरूम में नहा लिया। उसने अपने बालों को ब्रश किया और अपने बैकपैक को पकड़ने और नीचे जाने से पहले अपनी स्किन केयर रूटीन पूरी की। रेयांश पहले से ही अपनी कार में इंतजार कर रहा था और छात्रावास की सड़क के पार कार पार्क किया था। बेला को बाहर आते देख उसने जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। बेला, क्या तुमने अभी तक नाश्ता किया है? बेला ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास इंटरव्यू के बाद खाने का समय होगा। इंटरव्यू 8 बजे था और इसमें 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए वह तब खाना खाएगी। ऐसा लगता है कि रेयांश ने भविष्यवाणी की थी कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि एक बार जब वह कार में बैठी तो उसने उसे एक पेपर कंटेनर सौंप दिया। इसे पियो और खाओ, ये ताज़ा सोया दूध और ब्रेड है। ऐसी विचारशीलता को अस्वीकार करना कठिन था। बेला ने शर्माते हुए उससे कंटेनर लिया और निवाले खाने से पहले धीरे से कहा, धन्यवाद। जब तक वे फैकल्टी ऑफ लॉ बिल्डिंग पहुंचे तब तक उसने खाना खत्म कर दिया था। रेयांश ने उसे पानी की एक बोतल और गाम का एक पैकेट दिया। बेला ने बोतल खोली और अपना मुंह धोया, फिर अपनी सांसों को ताज़ा करने के लिए कुछ गम के टुकड़े चबाए। सुबह के 7:45 बजे ही वह कार से निकली और बिल्डिंग में दाखिल हुई। सुबह के 7:50 वह सम्मेलन कक्ष के सामने समय की पाबंद होकर प्रतीक्षा कर रही थी। 5 मिनट बाद बढ़िया ऊनी 3 पीस नेवी सूट और हल्के नीले रंग की चेकदार टाई पहने एक युवक गलियारे के दूसरे छोर से तेजी से चला आया। वह अच्छे कद काठी का था, उसके कंधे चौड़े थे और पतली कमर थी, जिससे वह कुल मिलाकर बहुत हैंडसम दिखता था। एक हाथ उसकी पतलून की जेब में था और दूसरे हाथ में एक फाइल थी। जब वह बेला की ओर शान से चल रहा था, उनकी आवाज़ फॉर्मल थी। आप बेला हैं? वेदांश राठौड़ की त्वचा गोरी थी, उसके माथे पर काले बाल थे जो सुंदर बादाम के आकार की आंखों से उसे करीब से देख रहे थे। जब उसने पलक झपकाई तो उसकी लंबी और सीधी पलकें फड़कने लगीं। उसकी लंबी नाक और पतले होठों ने उसे कुछ हद तक अलग थलग कर दिया था, जो उसकी कोमल आंखों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने आकर्षण और प्रोफेशनलिज्म का एक रहस्यमय संयोजन प्रदर्शित किया। बेला तुरंत उठ खड़ी हुई। प्रोफेसर वेदांश राठौड़। उसने हार्वर्ड लॉ स्कूल की वेबसाइट पर उसकी तस्वीर देखी थी और तुरंत उसे व्यक्तिगत रूप से पहचानने में सक्षम हो गई थी। यस, कम इन। प्रोफेसर वेदांश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोला और पहले प्रवेश किया। उसकी आवाज़ कल की तुलना में अब कहीं अधिक सुखद थी, शायद इसलिए कि वे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे। बेला ने उसका पीछा किया और दरवाजा बंद कर दिया। सिट एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। यह इंटरव्यू सिर्फ बातचीत करने जैसा होगा। वेदांश वहीं बैठ गया जहां अंडाकार टेबल खिड़की के सबसे करीब थी। उसने अपने सामने वाली सीट पर अपना हाथ बढ़ाया और बेला को अपने साथ आने का इशारा किया। बेला ने स्मोक ग्रे रंग का एक ऊनी ड्रेस सूट चुना था और इस इंटरव्यू के लिए हील्स भी पहनी थी। इसने उसे पतला और सुडौल दिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, अधिक मैच्योर। वह अभी भी यंग थी और नहीं चाहती थी कि उसे छोटी समझा जाए। वेदांश ने बेला की जानकारी वाली फाइल खोली। इसमें उसका आवेदन, प्रतिलेख, रिज्यूमे और एक कवर लेटर शामिल था। ये सभी आवेदन के लिए जरूरी थे। पहले मुझे बताओ, तुमने मेरे स्नातकोत्तर छात्र के रूप में आवेदन क्यों किया? वेदांश ने अपनी निगाहें उठाई और पूछा। ये प्रश्न शुरू करने का एक सरल तरीका था। यह मूल रूप से एक बेसिक इंटरव्यू प्रश्न था और बेला ने इसके लिए बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने वेदांश के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए शुरुआत की और उनकी प्रभावशाली सफलताओं की सराहना की, लेकिन फिर तेजी से विषय बदल दिया। प्रोफेसर राठौड़, आप युवा और निपुण हैं, लेकिन आपने केवल डॉक्टरेट छात्रों का मार्गदर्शन किया था, मास्टर्स के लिए आवेदन करने वालों का नहीं। मैंने सोचा था कि यह शर्म की बात है जब तक कि मैंने अपनी स्नातक प्रवेश परीक्षा नहीं दी और कार्यक्रम के अनुरोध को भर दिया और देखा कि आप वास्तव में स्नातक छात्र पद के लिए भर्ती कर रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत आपकी मार्गदर्शन के लिए आवेदन किया। वेदांश ने हल्का सा मुस्कुराया और उसकी फाइल पर कुछ पंक्तियां लिखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। इसके बाद उन्होंने बेला के रिज्यूमे को पलटा। आपने 15 साल की उम्र में स्पेशल टैलेंट परीक्षा पास की थी और पहले से ही तीसरे वर्ष के स्नातक छात्र के स्तर पर थे। इन ग्रेडों को देखते हुए आप आसानी से बी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में आवेदन कर सकते थे। आपने सी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना?